नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ 2023 क्रैश कोर्स की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और इस श्रृंखला में हम लोगों की स्पेशल जो मुद्दा चल रहा था वो पॉलिटी से संबंधित चल रहा था, यानी जीएस से संबंधित पॉलिटी विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। पॉलिटी विषय में आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जिसका उल्लेख हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेदों में अगर देखा जाए तो 368 से संबंधित उन समस्त पहलुओं पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो आपके आरओ से ताल्लुकात रखने वाला है। ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स होने के नाते हम चीज़ों को ये मान के चलेंगे कि आप पढ़े हैं, केवल हम रिवीजन कराने के उद्देश्य से पढ़ाएंगे। बाकी हम लोगों की सीरीज आने वाली है जिसमें हम लोग विधिवत से क्लास लेकर के आएंगे। उसमें हर मुद्दों को पूरी बेसब्री के साथ, गहराई के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, जहाँ मैं प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों एग्जाम को एक साथ ले करके चलने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से संबंधित अगर हम लोग मुद्दे पे बातचीत करें तो हम लोगों का जो चैप्टर है वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित हमने अभी आपको बताया, अगर भाग देखा जाए तो ये भाग 20 है और अनुच्छेदों में अगर बातचीत किया जाए तो अनुच्छेद हम लोग 368 से संबंधित बातचीत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, और इसको पढ़ाने से पहले कुछ बुनियादी बातों को आपको बताते हैं जो आपके परीक्षा से ताल्लुकात रखता है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया मैंने विदेशी स्रोत पढ़ाते समय बताया था कि ये प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लेकर के आए हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित होकर के दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग क्या हैं, प्रभावित हैं। तो संविधान संशोधन से एक सवाल तो आपके आरओ में यही पूछ सकता है कि किस देश से। बाकी विदेशी स्रोत मैंने डाला, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो ये अधिकार हमारे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास एक तरह से दिखाई देता है, लेकिन संसद जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है उसमें विधेयक को पेश करने की जो इजाज़त दी गई है वो केवल और केवल संसद को ही दी गई है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा देश है, ये हमारा देश है और देश के पास हम जानते हैं तमाम सारे राज्य हैं। तो देश के पास तमाम सारे राज्य, कई सारे संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मिल करके ही हमारे देश में निर्मित है। तो देश के पास जो कानून बनाने का निकाय बैठा हुआ है वो है संसद, और राज्यों के पास जो बैठा हुआ है वो है राज्य विधानमंडल। तो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के पास भी अधिकार है और राज्य विधानमंडल के पास भी अधिकार है, लेकिन समझने की बात यहाँ यह है कि अगर संविधान में संशोधन करना है, इसके लिए अगर विधेयक लेकर के आना है तो विधेयक लाने की अनुमति केवल और केवल संसद के ही पास है। राज्य विधानमंडल के पास विधेयक लाने की अनुमति, याद रखिएगा, नहीं है। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को नहीं ला सकता है, ये बात आपको याद रखना। तो संसद को ही केवल अधिकार है कि संसद ही केवल विधेयक को पेश करे। तो अगली बात तो आप ये समझ सकते हैं कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद, राज्य विधानमंडल दोनों के पास पावर तो है, लेकिन अगर विधेयक लेकर के आना है कानून का रूप अंतिम देने के लिए तो केवल और केवल संसद ही ला सकती है, विधानमंडल के पास ऐसा नहीं है। तीसरी बात आपको ये जानना है कि हमारे संपूर्ण संविधान में जितनी सारी बातें लिखी गई हैं उन सारी बातों पे अगर चाहे तो संसद संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान को बदल सकता है, लेकिन शर्त वहाँ पे ये दिया गया है कि आप किसी भी पहलू में संविधान संशोधन तो करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो केशवानंद भारती वाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के बाद दिया है, उन बुनियादी ढांचों को नष्ट नहीं होना चाहिए। बुनियादी ढांचा को ध्यान में रखते हुए संविधान के किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हैं। बुनियादी ढांचा बहुत सारे चीज़ दिए जा चुके हैं और बहुत भी आगे सर्वोच्च न्यायालय समय और परिस्थिति को ध्यान में रख करके दे भी सकती है, उसको ध्यान रखना है। अब संविधान में संशोधन करना, तो इसके लिए विधेयक लाने के लिए सवाल ये उठता है कि विधेयक कौन ला सकता है, तो मैंने अभी बताया केवल संसद ला सकते हैं। संसद में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक सदस्य जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सरकारी सदस्य और एक होते हैं गैर सरकारी सदस्य।
सरकारी सदस्य अगर संसद हम मान लेते हैं संसद, और संसद के दो अभिन्न अंग हैं, संसद के दो अभिन्न अंग हैं, दो अभिन्न अंग, एक राज्यसभा है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। तो राज्यसभा में भी जो सदस्य होंगे ये दो तरह से होते हैं, एक सरकारी होते हैं और एक गैर सरकारी होते हैं, एक गैर सरकारी होते हैं। इसी तरह से लोकसभा में भी एक सरकारी सदस्य होते हैं, सरकारी सदस्य, और एक गैर सरकारी सदस्य होते हैं, गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो जो सरकारी सदस्य इनको भी अधिकार है, गैर सरकारी सदस्य इनको भी, इन सभी को अधिकार है। क्या होते हैं सरकारी सदस्य? जो मंत्री होते हैं ना, जो मंत्री विशेष रूप से कोई मंत्री बन गया उसको हम लोग कहते हैं सरकारी सदस्य। और जो केवल आम सदस्य, जो केवल आम सदस्य यानी सांसद के रूप में ही केवल बैठा है उसको हम लोग कहते हैं गैर सरकारी सदस्य। यहाँ भी वो लागू होगा। तो इसमें से कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो संविधान संशोधन के लिए जिम्मेदार है, यानी कोई भी विधेयक को ला सकता है। इसे पारित करवाना अगर है तो पारित करवाने के लिए संसद के ये दोनों सदनों की सहमति होना जरूरी है। दोनों सदन अगर सहमत होगा तभी आप संविधान संशोधन विधेयक को हम लोग पारित मान सकते हैं। और साथ ही साथ जब दोनों सदन से पारित हो जाता है कोई भी विधेयक तो राष्ट्रपति के पास जाता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति वहाँ अपने जो मानक तौर पे हम लोग 111 के तहत जो उसको वीटो देते हैं मानक तौर पे, हालांकि इसका उल्लेख नहीं है, तो वो वीटो शक्ति का प्रयोग यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता है। उसको मानना है संविधान संशोधन विधेयक तो मानना है। और ये मानने के लिए जो प्रावधान लाया गया कि राष्ट्रपति को जो बाध्य किया गया है वो 24वां संविधान संशोधन से। तो बुनियादी बातों के रूप में इतनी सारी बातों को आपको याद रखना। अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं 368 के पास। जो संविधान का अनुच्छेद 368 है वो 368 क्या कहता है? 368 ये कहता है कि जो हमारी संसद है वो संविधान में जो संशोधन कर सकती है वो किस तरह से करेगी उसको जरा हम देखते हैं। 368 किसको संविधान में संशोधन का अधिकार दे रहा है? तो हम कहेंगे संसद को। संसद के पास संविधान संशोधन करने के लिए केवल और केवल दो ही आधार हैं, लेकिन हम लोग मानक तौर पे 3 आधार लेके चलते हैं। है केवल 2 ही आधार 368 के तहत, केवल 2 ही आधार। एक है साधारण विधेयक से संशोधन हो सकता है, साधारण, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, साधारण विधेयक। दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं विशेष बहुमत। साधारण विधेयक के जगह बहुमत कर लीजिए, साधारण बहुमत। और यहाँ पे दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं विशेष बहुमत कहते हैं। और तीसरा जो है वो है विशेष बहुमत प्लस 50% या +1 राज्य विधायिका का समर्थन। जरा मेरी बात को 1 मिनट समझ लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो केवल 2 तरह के संविधान संशोधन की बात करता है, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस 50% या 50% +1 राज्यों का समर्थन मांगता है। साधारण बहुमत जो है ये याद रखिएगा 368 में इसको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ साधारण बहुमत से भी कुछ चीज़ें संशोधित होती है, कुछ विशेष प्लस ए। तो एक एक करके हम बताते हैं आपको। सबसे पहले साधारण बहुमत बता देते हैं क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेष प्लस 50% क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली साधारण बहुमत की बात को देखते हैं। साधारण बहुमत से संशोधन की अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को क्या क्या बातें याद रखना है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो संसद ही सारी कामकाज करने के लिए यहाँ जिम्मेदार है। संसद के पास हम जानते हैं कि 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और दोनों को यहाँ पे बराबर अधिकार दिया गया, दोनों को बराबर अधिकार दिया गया। यानी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है तो माना जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन करने की बातचीत की गई थी वो पूरा हो चुका। यानी कि कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे संसद है और इसके 3 अभिन्न अंग हैं, एक राष्ट्रपति है, एक जो है वो राज्यसभा, और एक जो है वो है लोकसभा। अब मान लीजिए साधारण विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक को पारित
पास किया, तो पास करने के लिए क्या करेगा, ये अपने जितने सारे सदस्य इसके पास होंगे उसका कम से कम 50% +1 लोगों से सहमति लेगा। फिर ये भी क्या करेगा, अपने कुल सदस्यों का 50% +1 लोगों का सहमति लेगा। माना जाएगा साधारण विधेयक से ये दोनों लोग, जैसे मान लीजिए कि राज्य की सीमा को घटाना बढ़ाना, नागरिकता में संशोधन करना, तो ये भी अपने 50% +1, ये भी अपने 50% +1 का कामकाज करेंगे। फिर जब जैसे ये कर लेंगे तो ये विधेयक कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और राष्ट्रपति को मैंने अभी बताया कि वो संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अगर कोई बातचीत आता है तो उसको रोकेंगे नहीं, उस पर उनको सहमति देना ही देना है। तो ये अपना ऑलरेडी क्या करेंगे, सहमति दे देंगे। और जैसे ये सहमति देंगे तो माना जाएगा कि जो संविधान संशोधन विधेयक था वो विधेयक क्या हो गया, वो विधेयक क्या हो गया, पास हो गया। यानी कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो जाएगा जैसे राष्ट्रपति मोहर मार देता है। ठीक, तो यहाँ कुछ आपको नहीं समझना साधारण विधेयक में, केवल ये समझना है कि संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अगर सहमति मिल जाती है तो साधारण बहुमत की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जिस उद्देश्य के लिए संसद ने ये काम किया है उस पर कामकाज किया जा सकता है। अब सवाल ये बनता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में कौन कौन सी मूलभूत चीजें हैं जिसको हम संशोधन कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 हुआ, अनुच्छेद 3 हुआ, उसमें संशोधन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही, अनुच्छेद 2 और +3, ये दोनों में संशोधन के लिए मैंने अनुच्छेद 4 बताया था। और 4 के तहत जो संशोधन हुआ मैंने उसी समय आपको कहा था कि ये साधारण बहुमत से संशोधन होता है, साधारण बहुमत से। फिर भाग 1 हो गया। भाग 2 को अगर देखा जाए नागरिकता, तो नागरिकता में भी अगर संशोधन करना है तो अनुच्छेद 11 जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि साधारण बहुमत से संसद चाहेगी तो संशोधन कर सकती है। फिर इसके बाद मैंने आपको विधान परिषद पढ़ा रहा था, तो विधान परिषद में मैंने आपको ये बताया था कि जो विधान परिषद होती है उस विधान परिषद के सृजन और उत्साधन, बनाने और बिगाड़ने के लिए जो प्रस्ताव चलता है वो भी साधारण बहुमत ही चलता है। ऐसे तमाम सारे चीज़ होते हैं। जैसे संसद की मैंने बताया था गणपूर्ति 1/10 सदस्य होना चाहिए, उसमें भी अगर संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से ही किया जाएगा। राजभाषा का प्रयोग जो है उसमें भी साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित अगर मुद्दे हैं तो संसद ही करती है, साधारण बहुमत से ही करती है। निर्वाचन क्षेत्रों का अगर पुनर्निर्धारण करना हो तो साधारण बहुमत से ही किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई मुद्दे हों तो साधारण बहुमत से ही किया जाता है। ऐसे तमाम सारे प्रावधान है जो साधारण बहुमत से संशोधन के माध्यम से संविधान में किए जाते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं विशेष बहुमत। दूसरा हम लोग देखते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत को थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि संसद के प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों का पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ संसद है, यहाँ मान लेते हैं हम संसद है, और यहाँ पे कौन है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। यहाँ पे कौन है, राज्यसभा है। यहाँ पे कौन है, लोकसभा है, लोकसभा। ये मान लेते हैं। तो पहले लोकसभा बहुमत साबित करेगा। पहला काम क्या होगा, लोकसभा क्या करेगा, बहुमत साबित करेगा। ठीक, राज्यसभा का भी पहला कर्तव्य क्या होगा, बहुमत साबित करना। सदन पहले कोई भी लेके आ रहा है, जो शुरुआत करेगा वो सबसे पहले अपने सदन में बहुमत साबित करेगा, सबसे पहला काम यह करेगा। विशेष बहुमत की बात बता रहे, बहुमत मतलब 50% +1। फिर उसके बाद प्रत्येक सदन यानी कि दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम मान लीजिए बहुमत साबित कर दिए, तब लोकसभा को ये कहा जाएगा कि आप अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत साबित करिए, 2/3। तो दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, उपस्थित प्लस मतदान में भाग लेने वाले, मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों का सहमति। ये जरा इसको समझिएगा, इसको जरा हम समझाते हैं। ये काम बस होता, विशेष बहुमत में बस यही काम होता
यही काम ये भी करेंगे, यही काम, यही वाला दूसरा काम जो है, यही वाला हुबहूब काम ये भी करेंगे। लेकिन ये कैसे होता है जरा इसको समझिए। पहले बहुमत को देखते हैं। मान लीजिए कि 543 लोकसभा में सीट है, तो इसका हम बहुमत निकालेंगे नहीं आधा से अधिक, तो कितना हो जाएगा 200 और 20 दूना 40, 543 है तो मान के चलिए 250, 250 और 20 70, 273 के आसपास लगभग आएगा, है ना। 273, 273 कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 7 14 और 2 2 4 1 5, 546। ठीक, अब 72 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 2 4 1 5, 544। 272 भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 272 भी कर सकते हैं, 272 प्लस 272 प्लस, तो हम मान लेते 273। इस वाली घटना को कहा जाएगा कि बहुमत निकल गया, बहुमत। यानी जितना सदस्य होंगे उसके बहुमत का मतलब है कि आधा प्लस 1, आधा प्लस 1, उसको हम कहेंगे बहुमत। यानी कि ये वाली प्रक्रिया तो क्या हो गई, पूरा हो गई। पहले तो ये करना पड़ेगा, फिर क्या करना है, उपस्थित और मत देने वाले। फिर उसके बाद मान लीजिए कि इस 543 में से सपोज डेट मान के चलिए कि जिस दिन ये काम चल रहा है उस दिन 400 लोगों ने आया है, 420 लोगों ने आया, मान के चलिए 420 आया, तो इस 420 का क्या किया जाएगा, 2/3 निकाला जाएगा। तो 420 का आप 2/3 निकालेंगे, 420 गुणे 2, इसका अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, कितना मिल जाएगा 3 1 कम 3, और यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 3 चौक 12, लगभग 140 के आसपास, 140 दूना 280, 280 हो जाएगा। तो 280 देखा जाएगा, उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 जब निकालेंगे तो जितना रिजल्ट आएगा उसको देखा जाएगा कि आधा से अधिक वाले संख्या से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर कम रहेगा तो कहा जाएगा अभी नहीं संशोधन होगा, और ज़्यादा होगा, जैसे 280 आ गया तो ये 273 था, यहाँ 280 आ गया, तो माना जाएगा कि अब कंप्लीट हो गया। मेरी बात समझिए, हम क्या करें, पहले बहुमत निकाला जाएगा पूरे सदस्य का, 543 का बहुमत 273 ला दिए। अब देखा जाएगा कि जिस दिन ये कामकाज हो रहा है उस दिन कितना आदमी आए हैं सदन में, और उसमें से वोट डालने वाले कितने हैं। अगर मान लीजिए वो आदमी आए हैं 543 में 420 केवल, तो 420 का 2/3 निकाला जाएगा, 280 आ गया। अब 280 को देखा जाएगा कि 273 से कम है कि ज़्यादा है। कम होगा तो संशोधन नहीं होगा, ज़्यादा ही होना चाहिए, तो हमने देखा ज़्यादा है, तो अब विशेष बहुमत माना जाएगा पूरा हो गया। अब यही काम कहा जाएगा अब इनसे करने के लिए, कहा जाएगा राज्यसभा में कि तुम बहुमत साबित करो और तुम वही काम करो। जब ये दोनों कर देंगे तब राष्ट्रपति क्या करेगा, सहमति देगा, और जब राष्ट्रपति सहमति दे देगा तब कहा जाएगा कि संशोधन पूरा हो गया। अब जिसमें कामकाज करना है उस पर आप कामकाज कर सकते हैं। विशेष बहुमत का ये मतलब है, यानी कि पहले सदन का, दोनों सदनों का पहले बहुमत साबित करना होगा। बहुमत जब साबित हो जाएगा, जितना रिजल्ट आएगा उतना रिजल्ट को देखा जाएगा कि उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य आए हैं उसका 2/3 निकालने के बाद जितना रिजल्ट आ रहा है वो बहुमत से ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा रहेगा तो राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर होगा, कम होगा तो नहीं होगा। ज़्यादा होगा तो सीधे राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति के पास चला जाएगा तो राष्ट्रपति सहमति देगा ही देगा। अगर राष्ट्रपति सहमति ही दे दिया तो माना जाएगा संशोधन पूरा हो गया। और इस पर संशोधन कैसे होगा, जैसे हमें मान लीजिए फंडामेंटल राइट जो हमने पढ़ाया था, मौलिक अधिकार FR, इसमें संशोधन करना है। कैसे संशोधन होगा, इसमें संशोधन होगा, पहले लोकसभा में बहुमत निकालो भैया, फिर उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 निकालो, फिर राज्यसभा में बहुमत निकालो, फिर मत देने वाले उपस्थित मत देने वाले 2/3 निकालो, फिर राष्ट्रपति के पास भेजो, फिर सहमति होगा, तब कहा जाएगा कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं, तब कहा जाएगा। तो ये विशेष बहुमत होता है, इसी को विशेष बहुमत कहा जाता है। DPSP में संशोधन करना है तो आप इसी तरह से करेंगे। DPSP FR में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस तरह का संशोधन होता है, यानी कि कुल मिलाजुला के साधारण बहुमत, कुल मिलाजुला के आप एक बात मेरा ये समझ लीजिए, सिंपल सी बात ये समझ लीजिए। यहाँ हम आ जाते हैं आपको लेकर के, यहाँ कुल मिलाजुला के साधारण विधेयक, साधारण बहुमत जो है विधेयक, और विशेष बहुमत जो है साधारण जो है, और विशेष बहुमत प्लस 50% जो है, इन दोनों को छोड़कर बचे हुए संविधान के जितने सारे चीज़ होते हैं उनको आप डाल दीजिएगा यहीं पे, विशेष बहुमत में ही डाल दीजिएगा। ये विशेष बहुमत से कहिएगा संशोधन होते हैं, ज़्यादातर इसी से संशोधन किया जाता है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं, इसमें तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोगों के साधारण बहुमत मैंने बता दिया,
फिर मैंने कोशिश की आपको विशेष बहुमत समझाने के लिए, प्रक्रिया मैंने समझा दिया। संसद के दोनों सदनों को पहले बहुमत दिखाना होगा, 543 में 273 बहुमत होगा। फिर मान के चलिए 420 आए तो 280, 2/3 निकालेंगे 280। इस 280 को देखा जाएगा कि बहुमत से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, होगा तभी राष्ट्रपति के पास जाएगा, नहीं होगा तो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। अगर हुआ राष्ट्रपति के पास गया, एफआईआर में संशोधन करना तो हो जाएगा, डीपीएसपी में संशोधन करना हो जाएगा। लेकिन यही काम दूसरे सदन को भी करना रहता। फिर अब हम लोग देखते हैं विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य वाली कहानी क्या है। विशेष बहुमत प्लस 50% राज्य, ये क्या है? विशेष बहुमत, बहुमत प्लस 50% विधायिकाओं का समर्थन क्या है? विधायिकाओं का समर्थन, ये क्या कह रहा है? इसको जरा देख लेते हैं हम लोग, इसको भी समझ लेते हैं। तो विशेष बहुमत हमने अभी आपको समझाया, तो वही रूल फटाफट यहाँ लागू कर दीजिए। पहले तो हम विशेष बहुमत निकालेंगे, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत निकालेंगे। विशेष बहुमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? विशेष बहुमत, मान लीजिए यहाँ संसद है, संसद, संसद के यहाँ लोकसभा है, लोकसभा, और यहाँ राज्यसभा है, राज्यसभा, और यहाँ मान लीजिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। तो पहले लोकसभा का कहा जाएगा बहुमत दीजिए, बहुमत, बहुमत मतलब 50% प्लस 1 दीजिए। फिर बहुमत दे देगा तब कहा जाएगा कि अपना उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 दीजिए, 2/3 दीजिए। फिर इसको भी कहा जाएगा भैया पहले बहुमत दो, बहुमत, बहुमत मतलब 50% प्लस 1 दो। फिर कहा जाएगा कि अपना उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 दो। तो वही कहानी चलेगा जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, वही हुबहू कहानी चलेगा। पहले बहुमत दो, फिर उपस्थित मत देने वाले सदस्य। तो ये कहेगा भैया हमारा बहुमत ले लो, 543 आदमी हम हैं तो 273 हमारा बहुमत हुआ। कहा जाएगा ठीक है, अब उपस्थित मत देने वाले बताओ कितना है? कहेगा 420 अभी फिलहाल में है। तो कहा जाएगा इसका 2/3 निकालो, कहेगा 280 हुआ। तो देखा जाएगा 280 273 से कम है कि ज़्यादा है? कम होगा तो ख़त्म, ज़्यादा होगा तो मान लिया जाएगा, ये चला जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरा सदन भी उसी तरह से करेगा। यानी कि लोकसभा है, पहले बहुमत देगा, 50% प्लस 1 देगा। 50% प्लस 1 जब दे देगा तब कहा जाएगा कि अब आप अपना उपस्थित और मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत दीजिए, 2/3 बहुमत दीजिए। तो जब ये भी दे देगा तब देखा जाएगा कि बहुमत वाले मेंबर, जैसे मान लीजिए लोकसभा में यहीं समझा दे रहा, यहीं समझा रहे हैं, तो वैसे आप समझते आपको हो सकता लोचा हो जाए। यहाँ 543 है, तो इसका बहुमत कितना होगा? तो हम कहेंगे 273 बहुमत प्लस 1। अब मान लीजिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्य आए होंगे, 400, मैंने कितना रखा था वहाँ 20 रखा था कुछ ऐसे। तो इस 420 का 2/3 निकालेंगे तो हमको डाटा कितना मिल जाएगा? कितना मिला था यहीं से देख लेते हैं, कितना मिला था? 280 मिला था। तो 280 लोग क्या हो रहे हैं? 2/3 कितने हो रहे हैं? 280। अब देखा जाएगा 280 जो है सदस्य, ये 280 बहुमत से कम है कि बहुमत से ज़्यादा है? अगर बहुमत से ज़्यादा होंगे, अगर बहुमत से ये ज़्यादा होंगे तो ये फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके पास। फिर इससे कहा जाएगा भैया तुम अपना बहुमत दो, तो ये अपना 545 का बहुमत देगा, 545 का बहुमत, हाँ, उसके बाद जब ये बहुमत देगा तो इसका 2/3 निकाला जाएगा, और इसको देखा जाएगा कि ज़्यादा है कम है। जब दोनों यही प्रोसेस पूरा कर लेंगे तब ये कागज़ ट्रांसफ़र होकर आएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर दे देगा सहमति, और राष्ट्रपति जब दे देगा सहमति तो हो गया वो संशोधन का कामकाज पूरा। इसी तरह से चलता। लेकिन यहाँ इतना ही केवल नहीं करना, विशेष बहुमत प्लस 50% विधायिका, ये तो केवल विशेष बहुमत हुआ ना। इस विशेष बहुमत के बाद क्या करना आपको? कम से कम 50% विधायिका का मतलब ये हुआ कि आधा, देश के आधा राज्य, देश के आधा, आधा मतलब अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 + 1 इतना राज्य का समर्थन भी होना चाहिए। तो 14 + 1 राज्य का समर्थन भी होना चाहिए, तब विशेष बहुमत प्लस 50% विधायिका का संशोधन पूरा माना जाएगा। तो होलसेल मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। साधारण बहुमत है, आपको इतना नहीं समझना, बस इतना समझना, आरओ के लिए बस इतना समझेगा। साधारण बहुमत में कहिएगा संसद के साधारण बहुमत, साधारण 50% + 1 अगर है समर्थन तो संशोधन हो जाएगा, लेकिन ये 368 में नहीं आता। विशेष बहुमत में आपको ये जानना है कि दोनों सदनों का पहले बहुमत साबित करना होगा, यानी 50% + 1। फिर उसके बाद उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत निकालना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति को दिया जाएगा, तब माना जाएगा विशेष बहुमत की प्रक्रिया पूरी हुई। और विशेष बहुमत प्लस 50% विधायिका में आपको क्या कहना कि विशेष बहुमत की पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, और प्लस
आधा से अधिक राज्य का समर्थन होना चाहिए, तब आपको आधा या उससे अधिक राज्य का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, तब ये संशोधन मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद हो गया तो उससे संबंधित कामकाज विशेष बहुमत प्लस 50% का ही होता राष्ट्रपति में। फिर उसके बाद केंद्र राज्य कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना तो यही संशोधन होगा। इसके अलावा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के संबंधों की बातचीत करना है, यही संशोधन होगा। अगर आपको अनुसूची 7 में कोई फेरबदल करना है, यही संशोधन होगा। इसी तरह के संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, ये कामकाज करना है, इसी प्रक्रिया से होगा। ये सारे कामकाज जो हैं, ये सारे कामकाज इसी प्रक्रिया से माने जाते हैं। तो इतनी सारी बात आप याद रखिएगा इससे। फिर सरसरी निगाह से हम आपको ये बता देते हैं, इसमें सरसरी निगाह से हम आपको ये बता देते हैं, इसमें एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, वो टॉपिक हम लोग अगला पढ़ लेते हैं आपातकाल के संबंध में। संविधान संशोधन से बस इतना ही बात आपको याद रखना है। इमरजेंसी हम लोग कर लेते हैं आपातकाल। तो आपातकाल में हम लोगों को क्या क्या देखना है, सरसरी निगाह से जरा इसको भी हम लोग लेके चलना। संविधान में अगर आपातकालों की बात किया जाए तो कुल मिलाजुला के 3 तरह के आपातकाल की बातचीत किया गया। 3 तरह के आपातकाल कितने हैं, तो हम कहेंगे हमारे संविधान में आपातकाल की जो बात की गई है आपातकाल की, वो 3 तरह की आपातकाल की बात की गई है। 3 तरह की कौन कौन? हाँ, आपातकाल कहाँ से लिया गया, ये सब बातें मैं पहले विदेशी स्रोत खोल के पढ़िएगा, वहाँ सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, भाग अगर आपको जानना है तो इसका भाग जरूर याद रखिएगा। जैसे संविधान संशोधन का मैंने 20 बताया तो इसका भाग 18, मैं भाग भी पढ़ाते समय ये बताया हूँ। और आपातकाल में अगर मैंने अनुच्छेद यहाँ वहाँ भी बताने की कोशिश किया, यहाँ भी बताता, 352 से लेकर 360 तक पूरा आपातकाल के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया, 352 से लेकर 360 तक। तो ये वनडे जैसे सवाल ये भी याद रखिए। आपातकाल के प्रकारों को देखा जाए तो कौन कौन से आपातकाल हैं। पहला जो आपातकाल है उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति शासन हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन हम लोग पढ़ेंगे, इसका उल्लेख हम लोग 356 में देखेंगे। फिर हम लोग वित्तीय आपातकाल देखेंगे, वित्तीय आपातकाल देखेंगे, आपातकाल, और इसका उल्लेख हम लोग 360 में देखेंगे। तो ये 3 तरह के कुछ आपातकालों का प्रावधान हमारे यहाँ भारतीय संविधान के भाग 18 में। तो सारे आपातकालों में एक एक पढ़ते हैं हम लोग। पहले राष्ट्रीय आपातकाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको याद रखना है 352। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और इससे क्या क्या सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, बस उसी बिंदु पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो भारत अथवा भारत देश अथवा भारत के किसी भी भाग वाली जो बात है, भारत अथवा भारत के किसी भी भाग, याद रखिएगा, भारत अथवा भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा हेतु वो क्या कर सकता है, 3 आधार देखता है, और वो 3 आधार पे आपातकाल लागू करता है। तो भारत अथवा भारत के किसी भाग की सुरक्षा हेतु 3 आधार देखता है। इन 3 आधार पे इस आपातकाल को लगाता है। और मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था, ये जो भारत के किसी भाग है ये नहीं था पहले, इसको बाद में जोड़ा गया। पहले भारत के सुरक्षा हेतु भारत के 3 आधारों की सुरक्षा को देख करके राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता था, किसी भाग नहीं था। ये किसी भाग को बाद में जोड़ा गया था, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उस समय कहा गया कि भारत के किसी भाग भी अगर है खतरा में या ऐसी स्थिति आ रही है 3 आधारों को लेकर के, अभी वो 3 आधार मैं बता दे रहा हूँ, तो उन 3 आधारों को लेकर के भारत हो या उसके किसी क्षेत्र में हो, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार दिया गया कि वो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। अब वो 3 आधार आपको जानना, वो 3 आधार कौन है। पहला आधार यह है कि भारत अगर युद्ध का सामना कर रहा हो। दूसरा आधार, पहला युद्ध याद रखना आपको, युद्ध का सामना कर रहा हो, किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध का सामना हमारे देश में हो गया हो, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। दूसरा ये कहा गया है बाह्य आक्रमण अगर कहीं से हो रहे हो,
बाहरी आक्रमण, बाह्य आक्रमण अगर कहीं से हो रहे हो तो इस स्थिति में बाह्य आक्रमण एकाएक भी हो सकते हैं, और युद्ध जो है ये रणनीतिक युद्ध होती है, बता के दोनों तरफ से फिर युद्ध लड़ी जाती है। और इसमें तीसरा जो कहा गया है राष्ट्रपति को लगाने के लिए, वो कहा गया है सशस्त्र विद्रोह। वो कहा गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब ये हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये निकलता है कि अगर देश की जो जनता है वो शस्त्र लेकर के विद्रोह कर दे, देश की हमारी जनता शस्त्र को लेकर के अगर विद्रोह कर दे तो कहेंगे सशस्त्र विद्रोह। तो ये तीन आधार अगर हमारे राष्ट्रपति देखेंगे भारत या भारत के किसी क्षेत्र में देख लेंगे तो वो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर सकते हैं, इतना उनके पास अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। ये सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है पहले ये नहीं था, पहले यहाँ क्या था, आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति जो है इसमें कहा गया था कि देश के अंदर अगर कोई हलचल हो गई तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। लेकिन आंतरिक अशांति को ध्यान में रख के इंदिरा गांधी सरकार जो थी वो आपातकाल लगाई थी और देश के अच्छे अच्छे लोगों को जेल में डलवा दिया गया था। इसीलिए इंदिरा गांधी की सरकार जैसे गिरती है तो 44वां संविधान संशोधन होता है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस आंतरिक अशांति शब्द इसको हटा दिया गया और इसके जगह पे, इसी के जगह पे एक नया शब्द लेके आया गया था, और वो नया शब्द कौन है, वो नया शब्द था सशस्त्र विद्रोह। तो आपको क्या जानना है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे राष्ट्रपति भारत या भारत के किसी क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन तीन आधारों पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। 42वां संशोधन 1976 के दौरान ही भारत के किसी भाग शब्द को जोड़ा गया और युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह इन तीन आधारों पर लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह जो है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। इसके पहले आंतरिक अशांति था और इस आंतरिक अशांति के नाम पे इंदिरा गांधी ने एक बार लगा भी दिया था, आपातकाल को लगा भी दिया था। अब राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होगा तो इसकी उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये बात याद रखिएगा। अगली बात, जब आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो इसकी उद्घोषणा कौन करता है, यानी लागू होगा तो ये करता है राष्ट्रपति। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर करता है, लिखित सिफारिश पर करेगा। मंत्रिपरिषद जब लिखित रूप से सिफारिश करेगा तब राष्ट्रपति ये काम करेगा। पहले मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश नहीं था, पहले मंत्रिपरिषद जो था वो केवल कह देता था, मौखिक तरीके से तो कर देता था राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति बाद में जवाबदेहिता बन जाता था। इसीलिए 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद जब लिखित सिफारिश जब तक नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करे। तो ये बात इसे यहाँ आपको याद रखना। अब हम आते हैं मुद्दे पे। मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, राष्ट्रपति ने लगा दिया, तो जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर देता है तो शुरुआत में ये केवल प्रारंभ में कितने समय तक लागू रहता है, तो प्रारंभ में केवल और केवल ये रहता है 30 दिन तक लागू रहेगा। 30 दिन या कह सकते हैं 1 माह तक लागू रहेगा। अगर 1 माह के अंदर तत्कालीन परिस्थिति में अगर मान लीजिए लोकसभा विघटित हो जा रहा है तो राज्यसभा को कहा जाएगा, या कोई विघटित नहीं हो रहा तो संसद के दोनों सदनों को कहा जाएगा कि संसद को ये कहा जाता है कि आप विशेष बहुमत से क्या करना पड़ेगा, संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से 30 दिन के अंदर ये संकल्प पारित करना पड़ेगा कि अभी आपातकाल को और आगे बढ़ाया जाए। 30 दिन के अंदर संसद को कहा जाएगा कि आप विशेष बहुमत से ये पारित करके बताइए कि आपातकाल अभी रहेगा, ये और आगे रहेगा या इसको खत्म किया जाए। तो अगर 30 दिन के अंदर संसद क्या करती है, विशेष बहुमत दे देती है। अगर संसद 30 दिन के अंदर विशेष बहुमत दे देती है, विशेष बहुमत देती है, वो भी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के, ठीक, तब क्या होगा, तब इस 30 दिन वाली प्रणाली को और बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ा के कितना दिन कर दिया जाएगा, 6 माह कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि अब आपातकाल 6 माह तक लागू रहेगा। अगर मान लीजिए कि संसद इसी तरह से ये प्रणाली बढ़ाती गई विशेष बहुमत से, तो 6 माह करके 6 माह, फिर 6 माह बढ़ेगा, इसी तरह से करके इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत काल तक देश में राष्ट्रीय आपात को लागू किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना। तो पहले संसद जो ये थी, ये जो विशेष बहुमत से कर रही है ना, पहले संसद साधारण बहुमत से करते थे। ये विशेष बहुमत की प्रक्रिया 44वां संविधान संशोधन द्वारा आया।
पहले साधारण बहुमत से ही कह देती थी संसद कि अभी और बढ़ाइए, लेकिन ये प्रक्रिया जो है ये 44वें संशोधन 1978 में ये कहा गया कि साधारण नहीं विशेष बहुमत से संसद को कहना पड़ेगा कि अभी आपातकाल के लिए पर्याप्त समय, अभी और पर्याप्त समय चाहिए, तभी बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ये बात आपको राष्ट्रीय आपातकाल से इतनी सारी बातों को याद रखना। केवल आपके आरओ के लिए इतनी सारी बातों में से सवाल मिल जाएंगे, लेकिन ये इतना ही पे नहीं रुकता है, इसमें बहुत सारे, अगर आपातकाल को हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग आधे घंटे 45 मिनट में एक एक आपातकाल को हम लोग पढ़ेंगे। उसकी उद्घोषणा कैसे होती है, उसकी समाप्ति कैसे होती है, विधेयक कैसे आते हैं, समय काल क्या होता है, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ हम लोगों को नहीं जानना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं इसमें, राष्ट्रपति शासन। अब हम लोग इसमें दूसरा देख लेते हैं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 के बारे में, 356 हम लोगों को लिखना है, 356 है ना। ये देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में क्या बात हम लोगों को जानना है आपके प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद, वो अनुच्छेद है 355। ये क्या कहता है? 355 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वह संविधान के हिसाब से अपने काम काज को करे। ये 355 कहता है हर राज्य अब मनमानी ढंग से काम नहीं करेगा, संविधान के अनुसार काम करेगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। ये शब्द आता है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ये कब माना जाएगा? ये तब माना जाएगा जब राज्य अनुच्छेद 355 के तहत संविधान के अनुसार काम नहीं करेगा, तो कहा जाएगा कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। और जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्य आ जाता है केंद्र के नियंत्रण में। तब राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि राज्यों की संवैधानिक तंत्र विफल हो चुकी है, यानी राज्य दादागिरी करना शुरू कर दिए। तब राष्ट्रपति के जब निगाह में आता है तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ ये समझना, राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए केवल यही आधार नहीं है, बल्कि 2 आधार है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन के आधार में 2 आधार हैं। 2 आधार, उन 2 आधारों पे लागू होता। 2 आधार कौन कौन है? एक आधार जो है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 और दूसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365। तो ये क्या कहते हैं? 356 और 365 क्या कहते हैं? ये कहते हैं 355 ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए 356 ये कहता है कि अगर राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र वाली बात ये कहता है, विफल हो जाता है, तो ये दायित्व तो हो जाता है केंद्र सरकार का, राज्यपाल का प्रतिवेदन पाने के बाद कि वो राज्यों में आपातकाल लागू कर रहा। यानी राज्य सरकार मान लीजिए संविधान के अनुसार कामकाज नहीं कर रहा है तो राज्यपाल सिफारिश करेगा, सिफारिश करने के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देगा राष्ट्रपति के माध्यम से। और ये अनुच्छेद ये कहता है कि मान लीजिए जब राज्य जो होंगे वो केंद्र सरकार कोई निर्देश दे रहा है और राज्य सरकार उसको मान ही नहीं रहे, तो माना जाएगा कि राज्य सरकार अब मनबढ़ाई कर रहे हैं सब। तो इस स्थिति में भी केंद्र सरकार जो होगी वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए उस राज्य में प्रेरित कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया तो प्रारंभ में कितने दिन रहेगा? प्रारंभ में ये जो रहता है ये 2 माह तक रहता है। प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रहेगा? 2 महीने तक लगा रहेगा। लेकिन 2 माह तक तो प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन रहेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना हम लोगों को कि अगर 2 महीने के अंदर संसद अपने साधारण बहुमत से, यहाँ पे देखिएगा वहाँ विशेष बहुमत था, यहाँ साधारण बहुमत, अगर संसद साधारण बहुमत से कौन? संसद अगर 2 महीने के अंदर 2 माह के अंदर पारित कर देते हैं, यानी 2 महीने के अंदर संसद साधारण बहुमत से पारित कर देती है, तो इस 2 माह की जो राष्ट्रपति शासन जो 2 माह के लिए लगा है इसको बढ़ा दिया जाता। अब बढ़ा के कितना साल कर दिया जाएगा? कितना समय कर दिया जाएगा? 6 माह। फिर इसको क्या किया जाएगा? संसद साधारण बहुमत से इसको पारित करके फिर चाहेगा, अगर नहीं सही सुधार हुआ है
तो फिर 6 माह कर देगा। और इस तरह से संसद इस तरह से काम का करा करके अधिकतम अधिकतम कितने समय तक करा सकता है, तो कह सकते हैं 3 वर्ष तक। 3 वर्ष के बाद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को आप नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल कोई नियम कानून संशोधन करना पड़ेगा, अभी फिलहाल कोई नियम कानून नहीं है। और राष्ट्रपति शासन लगने वाला अगर राज्यों की हम लोग बातचीत करें, सबसे पहले कौन से राज्य में लगा है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो पंजाब राज्य में लगा है सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम जो लगा है राष्ट्रपति शासन वो पंजाब राज्य में लगा। फिर एक सवाल ये पूछता है कि सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है, तो सर्वाधिक बार जो लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा है, ये सर्वाधिक बार लगा है। और एक सवाल ये पूछता है कि सबसे कम समय तक कहाँ लगा है, तो वो केरल में लगा है, ये सबसे कम समय तक यहाँ राष्ट्रपति शासन देखा गया, ये बात कहा गया। फिर आगे चल के ये कहा गया था 38वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, कहा गया था अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसको न्यायिक समीक्षा के दायरे से मुक्त रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कहा ये तो सरकार तानाशाही कर सकती है अगर न्यायिक समीक्षा नहीं रखा जाएगा। तो फिर 44वां संविधान संशोधन करके ये कहा गया कि राष्ट्रपति शासन को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जाएगा। यहाँ मैं एक बात आपको नहीं बताया हूँ, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आपात में आपको नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा, ये सवाल पूछा जाता है, कितनी बार। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया तो मुझे याद आया यूपी बिहार में अभी पंजाब यूपी और केरला की कहानी, तो याद आया कितनी बार, तो आप कहेंगे 3 बार। वो 3 बार कब लगा है ये आपको जानना। सबसे पहले हमारे देश में, हम थोड़ा पीछे आपको लेके आए हैं, हम कहाँ लेके आपको आ गए हैं, हम लेके आपको आए हैं राष्ट्रीय आपात पे लेके आए, जो मैं ये बता रहा था राष्ट्रीय आपात पहला नंबर का। तो राष्ट्रीय आपात में सब मैं कहानी बताया, लेकिन ये नहीं बताया हूँ कि कितनी बार लगा है, तो ये जान लीजिएगा 3 बार। अब ये 3 बार कब लगा, ये राष्ट्रीय आपात की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं भूल गया था। एक लगा चीन युद्ध, जब 1962 में हुआ था तो हमारे देश में आपात का राष्ट्रीय आपात लगा था। एक पाक युद्ध 1971 में, यानी कि चीन युद्ध आपको याद रखना, चीन युद्ध के समय लगा था। फिर उसके बाद आपको पाक युद्ध के समय लगा था। और एक लगा था आंतरिक अशांति, जो मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी सरकार ने। तो यही 3 वो समय हैं जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो चीन युद्ध जो लगा था 1962 में लगा है, 1971 में पाक युद्ध के समय, तो ये लिख सकते हैं आप 1962, 1971 और ये लगा था 1975 में। तो ये 3 बातें यहीं लिख लीजिएगा। फिर मैं आपको बताना शुरू किया हूँ राष्ट्रपति शासन की मैं सब बातें आपको लगभग कोशिश किया हूँ कि वनडे मॉडल आरओ के लिए आपको बता पाऊँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे वित्तीय आपात पे, तीसरे नंबर पर जो मैं आपको बताता हूँ वित्तीय आपात ये है 360। तो वित्तीय आपात से सरसरी निगाह से हम लोगों को क्या क्या देखना है जो हमारे एग्जाम से ताल्लुकात रखता, ये लगता है कब, जब देश की साख जो होती है, हमारे देश की जो साख है वो खतरा में आ जाए। मंत्रिपरिषद की सलाह से इसको भी लगाया जाता, याद रखिएगा। लेकिन वित्तीय आपात के लिए कहा गया कि अगर संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग, या तो पूरा देश हमारा या हमारे देश का कोई हिस्सा वित्तीय अस्थायित्व या साख उसका खतरा में पड़ गया हो। 2 शब्द बस याद रखना आपको, क्या, एक वित्तीय अस्थायित्व, मैं शब्द का मतलब समझा देता हूं आपको, और एक साख का मतलब होता है विश्वास। वित्तीय अस्थायित्व और साख कहाँ का, तो या तो पूरे भारत का, संपूर्ण भारत या किसी क्षेत्र, भारत के किसी क्षेत्र, भारत का कोई क्षेत्र हो, अगर उसका वित्तीय अस्थायित्व या साख खतरा में आ गया हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात को लगाया जा सकता है। ये क्या होता, मान लीजिए देश की जो वित्तीय व्यवस्था है वो गड़बड़ हो चुकी हो, देश के लोगों का ही विश्वास देश के पर टूट चुका हो, इतना देश की वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ हो गई, पैसे की कमजोरी हो गई, पैसे की वैल्यू गिर गई है, या हमारा देश कर्जे से एकदम डूब चुका हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, विश्व बैंक इत्यादि सब हो वो लोन देने से मना कर रहे हो, इतना हमारा विश्वास टूट गया हो,
ऐसी स्थिति अगर आती है तब वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा, इस स्थिति में किया जाता है। और जब वित्तीय आपात लागू किया जाता है तो ये प्रारंभ में कितने समय के लिए लागू होता? तो प्रारंभ में ये 2 माह के लिए लागू होगा। फिर आगे चल के संसद को कहा गया है कि अगर और इनको जरूरत लग रहा है, अगर इनको जरूरी महसूस हो रहा है कि अभी वित्तीय स्थायित्व तो हमारा सुधरा नहीं है, तो संसद को कहा गया है कि 2 महीने के अंदर आपको साधारण बहुमत, यानी कि 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से संसद क्या करेगी? संसद अगर कहती है तो इस 2 महीने की समय को 6 माह बढ़ा दिया जाए। और इसी तरह से हर 2-2 महीने के अंदर अगर ऐसे करते चली जाएगी तो ये 6-6 माह के लिए ऐसे बढ़ाया जाएगा। और इस तरह से इसको बढ़ा के हम कितना समय लेके जा सकते हैं? तो कहेंगे अनंत काल तक, अनंत समय तक। लेकिन हमारे देश की सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। ये बात आप लिख लें, ये अच्छी बात है कि अभी तक एक भी बार इसको हम लोग लागू नहीं किए हैं, ये बात हम लोगों को जानना। और 44वां संशोधन के माध्यम से मैंने बताया कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में इसको रखने की बातचीत किया गया। तो ये वो सारी बातें हैं जो हम लोगों को सरसरी निगाह से आरओ के लिए जानना। मैं किसी बात को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश नहीं किया। बाकी वित्तीय आपातकाल हम लोग पढ़ेंगे तो इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, संसद का अनुमोदन कैसे होता है, कितने समय काल के लिए होता है, कौन कौन सी परिस्थिति, कौन कौन सा रिएक्शन आता है, किसके किसके वेतन भत्ते काटा जाता है। तो लगभग सबके वेतन भत्तों में कटौती आवश्यक रूप से किया जा सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज ही क्यों ना हो। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद करके रखना है, ये सारी बातों को। अब मैं एक बात और आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ, जहाँ से सवाल आ जाते हैं उसको भी यहीं थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वो हम लोग देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग, यहाँ से भी कभी कभी सवाल तो ऐसे बहुत आते रहते हैं। तो आयोग में एक आयोग मैं यहीं कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी तो सब आगे चल के कंप्लीट होता रहेगा। तो वित्त आयोग के बारे में 2-3 बातें, चूंकि छोटा है इसलिए इसको इसी में कवर कर दे रहे हैं। सबसे पहले गठन देख लिया जाए, किसका गठन? तो अनुच्छेद 280 में कहा गया कि वित्त आयोग का गठन होगा। और इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी 5 कमेटी होती है इसमें। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होगा प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। फिर इसके बाद जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है उसकी योग्यता का निर्धारण जो करती है वो हमारी संसद करती है। यानी कि इन सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो आपको याद रखना है, वो करता है संसद, वो संसद करता है। योग्यता क्या होना चाहिए? संसद निर्धारित करती है, कहता है कि हाई कोर्ट का या तो आदमी न्यायाधीश हो हाई कोर्ट का, या रह चुका हो, या रहने की योग्यता रखता हो। फिर इसके अलावा ये कहता है संसद कि सरकार के जो वित्त लेखाएं हैं उसके बारे में उसके पास ज्ञान हो, वित्त लेखा जोखा के, या वित्तीय मामलों के प्रशासन से संबंधित उसके पास जानकारी हो, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। ऐसी तमाम सारी योग्यताओं को निर्धारित करता है वित्त आयोग के। अगर आपको सदस्य या अध्यक्ष बनाया जाता तो ऐसी सारी योग्यताओं को बताया जाता। इसके अलावा ये कहा गया है कि ये जब बन जाएंगे तो इनके कुछ अपने काम काज होंगे, और उसके लिए भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद पूछा जाता है 275, ये पूछा जाता है, ये आपको रटना है। कुछ राज्य और कुछ संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं, कुछ राज्य और को संघ जो राज्य होते हैं उनको संघ से अनुदान देने की बात करता है। ऐसे समझ लीजिएगा कि केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान, ऐसे सरल भाषा में समझिए, कुछ राज्यों को अनुदान की ये बात करता है, अनुदान इसकी बात यह करता है 275 कि अगर कोई ऐसा राज्य है जिसको अनुदान की जरूरत लग रही है तो केंद्र सरकार उसको अनुदान दे सकता है। फिर संघ या राज्य द्वारा राजस्व में किए गए जितने सारे व्यय होते हैं उनके बारे में बातचीत अनुच्छेद 282 करता है, उसके बारे में 282 बातचीत करता है। तो वित्त आयोग से सरसरी निगाह से 2-4 बातें जानिए। बाकी पहला वित्त आयोग के रूप में जो आए थे केसी नियोगी, इनको जान लीजिएगा, केसी नियोगी जी का भी नाम पूछा जाता है।
तो सरसरी निगाह से अगर देखा जाए तो ये 4-5 बातें आपको यहाँ से जानना चाहिए। बहुत ज़्यादा यहाँ हम डिटेल में लेके बातों को नहीं चल रहे हैं, बस सरसरी निगाह से मैं आपको रिकवरी करने की कोशिश किया हूँ। बाकी जब मैं अपनी डिटेल की क्लास लेके आऊँगा तो वहाँ हर बातों को बस एक बार मेरी डिटेल की क्लास ज़रूर देखिएगा। ये आर क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स होने के नाते इसमें चीज़ों को ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, हम एक तरह से अपडेट कर रहे हैं बस। बाकी जब डिटेल की क्लास आएगी तो वहाँ बस एक बार देखिएगा मैं प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम को कैसे करेक्ट करके आपको बताता हूँ, और फिर अपने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए मेंस के सवाल को देखिएगा, तब मज़ा आएगा आपको समझने में। हम लोग जिस संस्था के माध्यम से पढ़े हैं, नोटबुक IAS, ये सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला भी प्रस्तुत करता है। चाहे आप UPSC, स्टेट PCS, RO किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, प्रिलिमिनरी हो या मेंस हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और ये सुविधा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दिए जाते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लें, अगर दूर दराज के क्षेत्रों में, दिल्ली से काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लें। और इसके लिए आप दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके संस्था के द्वारा आप जानकारी उपलब्ध करके आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा को आसान बना सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको पॉलिटी से संबंधित अभी इतनी सारी बातों को बताया है, तो मैं कोशिश किया हूँ कि सारी बातों को रिकवरी करते चलूँ। बाकी इसी के क्रम में मैं अपनी सीरीज, अगली सीरीज के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।